हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से फाइनेंशियल इंक्लूजन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में वित्तीय समावेशन के नाम से जाना जाता है, यानी जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड बैंकिंग टू एवरी हाउस होल्ड इन अ कंट्री। हमारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन रिटर्न में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे टॉपिक का, एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे टॉपिक पर, फिर बाद में उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें, इसे हिंदी में बोला जाता है वित्तीय समावेशन, यानी जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड। टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड, ये किसकी है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। भाई, कंट्री की इकोनॉमी का जो कंट्रोल है, अर्थव्यवस्था का जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में है? वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई बहुत सारे स्टेप लेती है कि लोगों तक ये बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे, लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे। अब भाई, लोगों को बैंकिंग सुविधा या बैंकिंग सर्विसेज की क्यों आवश्यकता है? देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमें कुछ भी अपनी लाइफ में काम करना होता है, तो हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज करनी है, तो आपको फंडिंग की आवश्यकता होगी, फाइनेंस की आवश्यकता होगी। तो जब आपको फाइनेंस मिल जाएगा तो आप पढ़ाई कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एमएसएमई सेक्टर होते हैं, या और भी स्मॉल सेक्टर्स होते हैं, या बड़े भी सेक्टर होते हैं। तो सारे जो भी सेक्टर जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फंडिंग की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जब देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद जो सबसे पहला सरकारी बैंक भारत में स्थापित किया गया था, वो इसी ऑब्जेक्टिव के तहत किया गया था। तो जो हम देखते हैं कि बैंकों की स्थापना हो रही है, या जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही होती है। तो ये जो स्कीमें लॉन्च करना या बैंकों का विस्तार करना, ये जो हम देखते हैं, ये गवर्नमेंट या आरबीआई अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑब्जेक्टिव के तहत ही कर रही होती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो सबसे पहला बैंक भारत में स्थापित हुआ था, पहला सरकारी बैंक, फर्स्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में स्थापित हुआ था, वो इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ही हुआ था। देखिए, पहला जो सरकारी बैंक था वो था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी स्थापना कैसे की गई थी कि एक बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसे भारत सरकार ने अपने अंडर लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित कर दिया। तो इससे किया गया, देखिए, ये गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो बैंक थे हमारे के, बैंक आजादी से पहले भी थे और आजादी के बाद भी थे, बट सारे के सारे बैंक प्राइवेट बैंक थे। अब ये जो प्राइवेट बैंक थे, ये क्या करते थे? ये सिर्फ अर्बन एरिया में बैंकिंग प्रोवाइड करते थे, रूरल एरिया में नहीं करते थे। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या होता था कि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं उन्हें बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और रूरल एरिया में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वहां पे बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करते थे। तो जिससे क्या हो रहा था कि रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। अब हमारी जो 70% जो पॉपुलेशन उस समय थी, वो रूरल एरिया पर ही डिपेंड करती थी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पिछड़ रही है, और मात्र कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट कंट्री की रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट की स्थापना की गई, फिर आरबीआई को कंट्री के लिए नेशनलाइज किया गया। तो ये गवर्नमेंट और आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है कंट्री में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सबको, अगर हम बात करें, जो इनकम इनक्वालिटी का गैप है वो कम हो, और ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फेयर हो। ठीक है, रिच और पुअर का गैप खत्म हो। तो ये जो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू
एवरी हाउस होल्ड, कि सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, जिससे सब लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बैंकिंग से रिलेटेड स्टेप लेती है, ठीक है ना, बैंकों का विस्तार करना या स्कीमें लॉन्च करना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, ये सोशल साइंस नहीं है जो प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे काम करे, नहीं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, द मार्केट और अदर सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल बिहेव। ये वो थ्योरी भी नहीं है। इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ensuring access to financial service and timely and adequate credit were needed by vulnerable groups such as weaker section and low income group at an affordable cost। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो वीकर सेक्शन है या जिन तक बैंकिंग सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, उन सब तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करना, यानी जो लास्ट आदमी भी है उस तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसे वो बेनिफिट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेशन यही होता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर टू द बैंक एंड इट पोटेंशियली इंक्रीजेस द बिजनेस ऑफ द बैंक। बिल्कुल सही, जितने ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे, उतना ज्यादा बैंक क्या होगा, ग्रो होगा। कैसे? बैंक में जितना ज्यादा पैसा आएगा, बैंक और लोगों को उतना ज्यादा आसानी से फाइनेंस कर पाएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिलेगा, और वो जो सर्कल है, जो वो सर्कुलेशन है मनी का, वो इकोनॉमी में अच्छे से, जो उसका फ्लो है, जो फ्लो है वो अच्छे से मनी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना? फिर हेल्प टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये भी सही है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव सही। तो यानी सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है कि सबको जब फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी तो सब क्या होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और वो आगे बढ़ रहे होंगे, यानी ग्रोथ के लिए जो उन्हें रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो उन्हें मिल रही होगी और वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये जो बेनिफिट्स हैं उस वो ये बिल्कुल सारे के सारे बेनिफिट सही हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, government has launched the many flagship scheme to promote financial inclusion and provide financial security to empower the poor and unbanked in the country. Which of the following is not one of them? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे स्टेप लिए, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, जन जन को बैंकों से जोड़ने के लिए। तो हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम है जो बैंक जो इसके अंतर्गत नहीं आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना भी एक स्कीम है जिसके थ्रू लोगों को बैंकों से जोड़ा गया। इस स्कीम के तहत जो एमएसएमई सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी अगर हम देखें तो ये भी लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए। स्टैंड अप इंडिया जो है ये 2015 में लॉन्च हुई थी, 15 अगस्त 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और इस स्कीम के तहत जो भी एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। ठीक है, स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, ये जो स्टैंड अप इंडिया, या आपने एक सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों ही स्कीमें 15 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी। स्टार्टअप इंडिया सबके लिए है और स्टैंड अप इंडिया जो फोकस करता है वो एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर करता है। ठीक है, और इसके तहत 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। फिर मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो
यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके। अब मुद्रा स्कीम के तहत मैंने बताया कि एमएसएमई जो सेक्टर के लोग हैं, यानी मुद्रा स्कीम के तहत 10 लाख तक का, 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है फॉर बिजनेस। तो जब लोग बैंकों से जुड़ेंगे तब उन्हें ये लोन मिलेगा। ठीक है। और ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, ये हुई थी मुद्रा स्कीम लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। डेट भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी बैंक से रिगार्डिंग स्कीम है कि अगर लोग बैंकों में, अगर बात करें, लोग बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाएंगे और वहां पर उन्हें एक स्कीम भी ऑफर की जाएगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम के तहत क्या होगा, बैंकों से ये स्कीम रिलेटेड है कि जो लोग बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाएंगे उन्हें ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी, यानी ये एक बीमा स्कीम है, एक इंश्योरेंस स्कीम है, एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो अगर किसी को अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है और इसमें जो कवरेज है वो 2 लाख तक का है, कि मान लो अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो एक प्रीमियम अमाउंट आपको पे करनी है वो 330 रुपए सालाना है, एनुअली। तो ये बहुत ही कम है। जैसे हम किसी और बीमा कंपनी में अपना बीमा कराते हैं तो हमें क्या पड़ता है, बीमे की जो कवरेज अमाउंट होती है उसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। इसमें से 330 रुपए मात्र देना है आपको अपना 2 लाख का बीमा करने के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 जून 2015 में। ठीक है। हाँ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, और यही इसका सही जवाब है। पूछ रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम है जो बैंकों से संबंधित नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैंकों से संबंधित नहीं है। ये जो फोकस करती है वो गर्ल्स एजुकेशन में, गर्ल्स प्रिवेंशन में, उनके सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो स्कीम है, इट इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, इट इज रिलेटेड टू गर्ल्स एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट। अगली जो है अटल पेंशन योजना, ये भी बैंकों से रिलेटेड स्कीम है। अटल पेंशन योजना में क्या था, अटल पेंशन योजना जो स्कीम है ये जनरली पेंशन प्रोवाइड करने के लिए थी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे फेरी वाले हैं या सब्जी वाले हैं या रिक्शे वाले हैं या टैक्सी वाले हैं। तो ये लोग भी अगर एक एज के बाद पेंशन इन्हें भी चाहिए तो ये भी क्या कर सकते हैं, अपना एक पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंकों में, जिसके थ्रू उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये पेंशन जो स्कीम अटल पेंशन स्कीम के तहत मिलती है, अटल पेंशन योजना के तहत, वो आपको 1,000 से लेके 5,000 तक की मिलती है। ठीक है। तो आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है। जब भी हमें पेंशन चाहिए होती है तो हम एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप जब वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे सर्टेन टाइम पीरियड तक, उसके जब आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको 1,000 से लेके 5,000 के बीच में पेंशन मिलेगी। जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना आपको पेंशन मिलेगी, यानी 5,000 तक का ही है इसमें। ठीक है। और इसमें सिर्फ 18 से लेके 40 साल तक के लोग ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 18 से लेके 40 साल तक के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी स्कीमें क्लियर होंगी। ये सारी स्कीमें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये जो अटल पेंशन योजना है, ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, ये भी 1 जून 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अंडरटेकन बाय। एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट किया था, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो प्रोजेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है आरबीआई ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं आते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे होते हैं, या बहुत सारे हमने देखे होंगे क्रिकेटर्स को। ठीक है, केएल राहुल को देखा है या रोहित शर्मा को देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि आरबीआई बोलता है कि सतर्क रहिए, ठीक है, जागरूक बनिए। तो इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन आरबीआई चला रहा होता है कि जिसमें वो स्टार्स के थ्रू लोगों को जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो प्रोवाइड करा रहा होता है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आरबीआई करता है जिससे हर एक वर्ग का हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो रूरल एरियाज में रह रहे हो, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, सबको फाइनेंशियल नॉलेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, सब लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, और कोई भी उनके साथ फाइनेंशियली कोई फ्रॉड ना हो।
तो इसलिए इस वजह से आरबीआई बहुत सारे कैंपेन चलाता रहता है जिसमें वो स्टार्स को भी क्या करता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाता है या उनके थ्रू वहां पर क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। ठीक है। Then Reserve Bank of India and NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, have taken initiative to promote financial inclusion in rural area. तो आरबीआई और नबार्ड ने निम्नलिखित में से कौन से स्टेप लिए रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं आरबीआई और नबार्ड द्वारा, उसमें हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रिमोट एरिया, बिल्कुल सही। ज्यादा से ज्यादा रिमोट एरिया में जब बैंकिंग ब्रांचेस खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रो करेंगे फाइनेंशियली। इशूइंग किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लॉन्च किया गया था। वही क्रेडिट कार्ड जैसे हमें मिलता है कि हमें एक क्रेडिट लिमिट मिल जाती है उस कार्ड में, जब हमें कुछ शॉपिंग की आवश्यकता होती है तो हम क्रेडिट कार्ड स्वैप करके शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है कि जिसमें किसानों को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिगार्डिंग कोई परचेजिंग करनी है या उन्हें कुछ अमाउंट चाहिए तो वो अमाउंट क्या, सॉरी, अमाउंट भी बोल सकते हैं, मतलब उस अमाउंट से कुछ परचेज करना है एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है, इरिगेशन के लिए या सीड्स के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए कुछ भी, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड को यूज करके वहां पर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। 1998 में लॉन्च हुआ था। लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अगर हम बात करें, जो रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके से बोला जाता है माइक्रो एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 15-20 का ग्रुप होता है, 20 से 25 का तक का भी ग्रुप होता है कि जिसमें वोमेन्स भी होती हैं, मेंस भी होते हैं, और ये लोग ग्रुप बना के कॉमन गोल, कॉमन कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो गांव में पापड़ बनाने का काम कर रहा है या सिलाई करने का काम कर रहा है, किसी भी तरीके छोटे मोटे काम कर रहा है। वो 15 से लेके 20 लोगों का ग्रुप है या 20 से 25 का ग्रुप है, और ये काम आगे बढ़ाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, कोई छोटा काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो बैंकों से लोन ले सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना भी 1990 के समय में की गई थी, और इसके थ्रू जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है या जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उन्हें रेस करने के लिए ये किया गया था। ठीक है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एटीएम ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एटीएम इंस्टॉल करने से भी लोगों को फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं या जो फाइनेंशियल जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हैं। ठीक है। तो यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू दिस स्टेप ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड। क्लियर? देन one of the initiative taken by the government for financial inclusion in LBS. What does L stand in LBS? एक इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और एलबीएस का फुल फॉर्म है लीड बैंकिंग सिस्टम। लीड बैंकिंग सिस्टम, तो लीड बैंकिंग सिस्टम, ये ऑब्जेक्टिव जो ये जो स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में लिया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लीड। ठीक है। वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज लीड बैंकिंग स्कीम। सॉरी, सिस्टम नहीं है, स्कीम है, यहां पे सही कर लीजिएगा, लीड बैंकिंग स्कीम। क्लियर? This scheme envisages the lead role for an individual bank. This include private bank as well as public bank. तो ये क्या किया यहाँ पर लीड बैंकिंग स्कीम के थ्रू, एक एक बोल सकते हैं एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। उस मान लो लीड बैंकिंग सिस्टम में क्या किया कि कोई एरिया है, मान लो हम ले लेते हैं एक जगह, कोई भी जगह ले लेते हैं, मान लो मथुरा ले लिया। अब मथुरा में एक लीड बैंक बना दिया एसबीआई। ठीक है। अब वहां पर और भी बहुत सारी बैंक है, बहुत सारी बैंक है वहां पर, प्राइवेट बैंक भी हैं वहां पर, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, और वहां पर आरआरबीस भी हैं, ग्रामीण बैंक भी हैं वहां पर, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। ठीक है। और वहां पर अगर हम देखें तो फॉरेन बैंक्स भी हैं, तो सारी की सारी बैंक वहां पे काम कर रही हैं। अब ये जो लीड बैंक होगा ये इन बैंकों को डायरेक्शन देगा या इन बैंकों को टारगेट देगा कि आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको एग्रीकल्चर को लोन देना है, या एक टारगेट होता है पीएसएल का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। ठीक है, कि आप गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर इससे इंट्रोड्यूस किया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, कि जितने भी बैंक्स हैं उन्हें एक स्पेसिफिक सेक्टर को इतना परसेंट लोन देना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक 100% लोन दे रहा है तो 100% में अगर हम देखें तो 40% इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना आवश्यक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कुछ 8 सेक्टर हैं,
जिसमें आपका एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एमएसएमई है, वीकर सेक्शन है। तो ये कुछ 8 सेक्टर को लोन देना कंपलसरी होता है। तो ये जो लीड बैंक होता है ये देखता है कि जो भी बैंक है उस एरिया के, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, ये उनको जो भी टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव हैं या जो स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, वो तो एक तरीके का एक वॉच डॉग बोल सकते हैं, वॉच डॉग है, या एक स्ट्रांग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए एक लीड बैंक की स्थापना की जाती है, या उस एरिया का जो सबसे बड़ा बैंक होता है उसे लीड बैंक बना दिया जाता है। ठीक है। वैसे तो मथुरा का लीड बैंक अगर हम बात करें एसबीआई नहीं है, मथुरा का लीड बैंक तो सिंडिकेट बैंक है। तो हर एक एरिया का अपना एक अलग अलग लीड बैंक होता है, जो उन सारे के जो उस एरिया में जितने बैंक हैं उन सारे बैंकों को ऑपरेट कर रहा होता है, उनके फंक्शन को देख रहा होता है, वो सीआरआर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एसएलआर मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोगों को लोन जो टारगेट है लोन के वो उनके कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो पूरा पूरा मैनेजमेंट सिस्टम वो देखता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। व्हाट डू मीन बाय बीएसबीडीए? बीएसबीडीए एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इसका फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये अभी भी चल रहा है। ये जो अकाउंट है या जो ये स्कीम है अभी भी चलती है और आरबीआई भी इसे प्रमोट करता है। बेसिक सेविंग एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एंड हटा देते हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 12 अगस्त 2012 में। ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत मतलब इस स्कीम की अगर हम बात करें, इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। जैसे बहुत सारी सेविंग अकाउंट होते हैं जहां पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर वो अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। मान लो आपने अकाउंट उनका खुलवा भी दिया गांव गांव जाके, बट वो फिर वहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं कर पा रहे होते हैं, या उस बैंकिंग को यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन होने की वजह से कई बार उनका अकाउंट बंद भी हो जाता था। तो एक इस तरीके का अकाउंट ओपन किया गया कि जहां पर आप मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा। ठीक है। तो ये अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या है, दिस अकाउंट डज नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ मिनिमम बैलेंस अकाउंट। इसमें मिनिमम बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डज नॉट एश्योर, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या एश्योर नहीं करता है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट, रिड्यूसिंग माइग्रेशन, या इंप्रूविंग पुअर फैमिलीज ओवर ऑल वेलफेयर। तो अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉवर्टी को खत्म करता है, कम करता है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एश्योर करता है कि लोग पॉवर्टी से उठें। इनकम इनइक्वालिटी के गैप को भी खत्म करता है। रिड्यूसिंग ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट, ऐसा नहीं है, वो तो चाहता ही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि जन जन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलें। तो ये अगर बात करें, इसे एश्योर नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें एश्योर करता है कि माइग्रेशन ना हो, लोगों को वहीं के वहीं काम मिले, जहां पर वो रह रहे हैं उन्हें वहीं पर फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, इंप्रूविंग पुअर फैमिलीज एंड ओवरऑल वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ ensuring access to financial services to weaker section of societies at affordable rates is known as। लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, वीकर सेक्शन सोसाइटीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना अफोर्डेबल रेट में, इसे क्या बोलेंगे? फाइनेंस फॉर ऑल, फाइनेंस स्टेबिलिटी, फाइनेंस इंक्लूजन, अफोर्डेबल फाइनेंसेस, या नन ऑफ द अबव? तो आई होप आपको सही पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो भी बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है, जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं लोगों तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करने के, जैसे आपने डीबीटी के बारे में सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में सुना होगा, या आपने यूपीआई के बारे में सुना होगा, जितने भी जो स्टेप लिए जा रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, या बैंकिंग ब्रांचेस ओपन की जा रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो स्टेप लिए जाते हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ही लिए जाते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू नो फ्रिल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है नो फ्रिल अकाउंट से रिगार्डिंग? तो नो फ्रिल अकाउंट क्या है? नो फ्रिल अकाउंट जो है ये 2005 में लॉन्च हुआ था। 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, और ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट था।
ये भी क्या था, जीरो बैलेंस अकाउंट था। तो नो फ्रिल अकाउंट का नाम चेंज करके बीएसबीडी रख दिया गया था एक्चुअली 2012 में। तो क्या लिखा है, दीज आर ओपन विद मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹100। नहीं, ये मैंने बोला कि जीरो बैलेंस अकाउंट था। दीज पे एन इंटरेस्ट ऑफ 2.5% ऑन क्वार्टरली बेसिस। नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। और दीज अकाउंट आर वर कन्वर्टेड इनटू बीएसबीडी विच इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये सही है। तो नो फ्रिल अकाउंट जो है ये 2005 में लॉन्च हुए थे, जीरो बैलेंस अकाउंट थे। फिर इसमें कुछ चेंजेस करके, इसमें कुछ अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट करके, इसे बीएसबीडी के नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बीएसबीडी जो है ये कोई भी खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन आता भी है कि बीएसबीडी कौन खुलवा सकता है, तो बीएसबीडी कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल। ठीक है, और बीएसबीडी की अगर हम बात करें, इसमें आप यू कैन नॉट, कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशन क्या है, कैन नॉट विड्रॉ कैन नॉट विड्रॉ more than 10,000 rupees इन अ मंथ। आप साल में 10,000 से ज्यादा, सॉरी, महीने में 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। साल में कितना नहीं कर सकते हो, कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 1 लाख इन अ ईयर। और साल में 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के साथ इसे फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नो फ्रिल अकाउंट भी जो ओपन ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चलाई थी। और ये जो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सबसे सक्सेसफुल स्कीम है। यूपीए गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च करी, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च करी, बट जो सबसे सक्सेसफुल स्कीम रही वो बीजेपी की प्रधानमंत्री जनधन योजना रही। बीएसबीडी या यूपी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी प्रधानमंत्री जनधन योजना रही। हम सबने सुना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से करोड़ों लोगों का अकाउंट खुले गए, और इसमें करोड़ों रुपए डिपॉजिट हुए, और करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो लॉन्च हुई थी ये 28 अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम जो है ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, और इसमें आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।